बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप क्लैश प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। 1 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के बहुत चर्चे हुए, बहुत सारे लोगों ने उस प्रोग्राम के ऊपर फीडबैक दिया और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात भी भिजवाए। जब कोरोना वायरस की पहली वेव थी तो मैंने डॉक्टर अज़मत मजीद साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था और मई का महीना था, आज भी मई का महीना, 2020 में वो प्रोग्राम किया था, अब 2021 है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। वंस अगेन आपने ज्वाइन किया दोबारा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, और जो लोगों को आपने राय दी कीमती, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि आपका इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा ताल्लुक है आपके स्टमक से। सो मेक श्योर कि आपका हाजमा ठीक हो, और हाजमा ठीक करने के लिए मैंने उनको ये बताया था कि ज़रूर लीजिए एक लहसुन की एक सेगमेंट ले लीजिए और उसको छोटा छोटा चॉप करके लीजिए। ये आपके पेट में से बहुत बेहतर आपको रिलीफ देगा, आपको रिलीफ देगा। आप जिंजर टी का भी इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा दही का इस्तेमाल कीजिए। लौंग का आपने बताया था? जी, लौंग का बताया था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे हाजमे को भी बेहतर रखती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखती हैं। मसलन मैं लहसुन के बारे में यहाँ पे बता दूँ, अगर आप लहसुन 15-20 दिन के लिए लेते हैं तो आपकी बॉडी में एलिसन के लेवल्स इतने हो जाएंगे कि इट विल बी अ होस्टाइल प्लेस फॉर कोरोना वायरस टू मल्टीप्लाई। थोड़ा इसको और आसान करें आम आदमी के लिए। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि अगर लहसुन आप लगातार खा रहे हैं, जी हाँ, इस बीच में आपके ऊपर कोरोना वायरस ने अटैक किया जी, तो वो आपकी बॉडी के अंदर अपनी तादाद को बढ़ा नहीं पाएगा, उस तरह बढ़ा नहीं पाएगा जिस तरह अगर आप लहसुन ना ले रहे होते। अच्छा, एक लहसुन एक एंटीवायरल है, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा एंटीवायरल है। ऑलिव लीव्स की हमने बात की थी। ऑलिव लीव्स में ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जैतून के पत्ते, जो जैतून के पत्तों के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और साइंस ने डिस्कवर की हैं, वो आपकी बॉडी को क्या करती हैं, एक होस्टाइल प्लेस बना देती है, ऐसी जगह बना देती है जहाँ पे वायरस के लिए अपने आप को रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हमें ये अपने एडवांटेज के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? हमें बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हमने जैसे ये बात की क्या कहते हैं, अपने ऑलिव के पत्तों को इस्तेमाल कैसे करें लोग? ऑलिव के पत्तों को बेहतरीन तो ये कहवा बना लें आप, उनको ½ टीस्पून पाउडर बना के उसको आप पानी से निगल लें, आप उसको थोड़ा दही पे डाल लें, आप जैसे भी आप उसको लेना चाहें आपको ट्राई करें और उसको एक फॉर्म में ला के जी ½ टीस्पून अ डे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपका हाजमा भी बेहतर होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, आपका जो बॉडी है उसमें आपको कोरोना को बढ़ने की कम अपॉर्चुनिटीज़ मैसर होंगी। अब हम ये चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो इन फौजियों को तगड़ा करेंगी। जी बिल्कुल, वो चीज़ें हमने शुरू किया कि सबसे पहले अपने पेट को ठीक रखें। जी ठीक है। और उसके लिए आपने कहा कि वो लहसुन को इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, दही को इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, अदरक की चाय लोग पी सकते हैं, ये ऑलिव है, ऑलिव का जो पत्ते हैं उसका कावा बना सकते हैं, वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इनके लिए हम, विटामिन डी के लिए और ए के लिए और इन फौजियों के लिए? देखिए, सबसे पहली मैं बात आपको ये बताऊं, उन फौजियों को सपोर्ट करने के लिए विटामिन ए और डी के लेवल्स सही होने चाहिए। विटामिन ए वाले फूड जैसे हमने लास्ट ईयर भी बात की थी, खुबानी हो गई, आजकल तो वो भी है, अपना तरबूज भी चल रहा है, आजकल खरबूजा भी है, हनी ड्यू भी है, आजकल बल्कि लोकाट भी चल रही है। सो सारे ऐसे हमें फ्रूट्स अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे नाक के नीचे रखे हुए हैं जो कि ऐसी विटामिन ए हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी बॉडी को उसको अपने काम में लाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और अभी आप ये देखिए, थोड़े दिनों में आम भी आ जाएंगे और आम जो है वो एक रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है। अच्छा, तो आप अगर आम भी इंजॉय कीजिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए और अपने इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट कीजिए। इसी तरह जब आप अपनी विटामिन ए पूरी कर रहे हैं, अपने विटामिन ए रिच फूड्स आप अपनी डाइट में आप ले रहे हैं, गाजरों में भी बीटा कैरोटीन है जो कि विटामिन ए की एक फॉर्म है, सो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद चुकंदर भी बहुत अच्छे हैं, सब्जियां भी ऐसी मौजूद हैं, ठीक है जी। उसके बाद जिसको हम पम्पकिन कहते हैं, कद्दू, उसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उस कद्दू पीठा जिसको कहा जाता है जी, उसमें भी ऐसी फॉर्म ऑफ विटामिन, हलवा कद्दू जिसे हलवा कद्दू कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, विटामिन। पपीता भी बहुत ज़बरदस्त है, बीटा कैरोटीन का भी है और उसमें ऐसे एंजाइम्स भी मौजूद हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो हमारे उन फौजियों को सपोर्ट करती है।
एक और आपको बात बताता चलो, आजकल ये बहुत चक्कर है कि जी लोग अपनी विटामिन डी टेस्ट कराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारी विटामिन डी नहीं बन रही, और वो सन का एक्सपोजर भी करते हैं और उसके बाद भी उनकी विटामिन डी नहीं धूप में बैठते हैं विटामिन डी के जी, लिए, जी। काले चने भी खाते हैं लोग। जी जी, उससे विटामिन डी नहीं बनेगी। विटामिन डी बनती है कोलेस्ट्रॉल से, और कौन से वाले कोलेस्ट्रॉल से बनती है? आपकी बॉडी में चिकनाई से बनती है। जी चिकनाई से बनती है, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनती है, ठीक हो गया। और कौन से वाले कोलेस्ट्रॉल से? गुड कोलेस्ट्रॉल से। और गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनता है? गुड कोलेस्ट्रॉल जब आप रिफाइंड ऑयल कंज्यूम नहीं करते, जब आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल मतलब वो जिसको प्रोसेस करके तैयार जी किया गया होता है। जिसको प्रोसेस करके, बनास्पति घी तो बिल्कुल ही नहीं, बनाया हुआ है ना, उसको तैयार किया हुआ है। जी तैयार किया हुआ है। और बाकी भी ये जो आपको मिलते हैं पैकेज, ये सारे बनाए हुए हैं। ये सारे बनाए नहीं हुए, उनको अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करती है, यानी कि उसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर रिफाइन किया हुआ है इनको। जी, जो इनको रिफाइन, जब उसको अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट की जाती है तो उसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाती। सो अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लें, ठीक है, और आपको फिर एक्सपोजर मिले, आप धूप में बैठिए, आपकी विटामिन डी बनेगी। सो हम जब एक काम कर नहीं रहे तो हम धूप क्या करेगी? इसलिए मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि जिन अच्छा, आपके अंदर अगर गुड कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, बेहतर तेल आपने इस्तेमाल किया हुआ है, फिर धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी बनेगा। फिर बनेगा। और अगर आपने बदतरीन तेल इस्तेमाल किया हुआ है या बनास्पति घी खाया हुआ है, आप धूप में बैठे तो विटामिन डी नहीं बनेगा। विटामिन डी नहीं बनेगा। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि जब रिफाइंड ऑयल और बनास्पति घी, उनको जब अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट की जाती है तो उसका फॉर्म और केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और बॉडी के अंदर जब वो जाता है बॉडी उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाती। फौजी एंगेज हो जाते हैं। जी, फौजी इंगेज हो जाते हैं, और जिन फौजियों को हमने सपोर्ट करना है उनको हमने इंगेज कर लिया। अब हमने जिनको सपोर्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या करें? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की तरफ जाएं। बहुत बीमारियों से हमारी निजात होगी, बहुत बीमारियों से निजात होगी। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की कंजम्पशन जो है वो की टू, तो दवाइयों के पैसे आपकी जान छूट जाएगी, वो आप खाने पे लगा दें। जी, आप की टू सपोर्टिंग योर इम्यून सिस्टम, ठीक हो गए। ये इससे विटामिन डी भी बनेगी। विटामिन ए फूड्स का आप खूब इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे आपका इम्यून सिस्टम वुड डू वेल। मेरे से अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जी हमें ये बताइए कि एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम की क्या निशानी, कि जी मैं कैसे बताऊं कि मेरा इम्यून सिस्टम ठीक काम कर रहा है या मेरा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होती हैं, आप सारा दिन थके थके रहते हैं, आपकी टमी की ट्रबल्स हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज स्टमक है, आपकी नींद ठीक नहीं है, आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, बल्कि और भी आपको एलर्जीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। तो उसको सबसे पहले क्या, हाजमे से शुरू होना है, और हमने अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं। और ये यकीन रखिए कि आप जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हम एवरी पर्सन ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ, हर जिस्म में ये फौजी मौजूद है। विटामिन डी और कहाँ से आएगा? एक तो आपने कहा कि गुड फैट से ये आएगा। विटामिन ए की आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इन फलों को आप इस्तेमाल करें, कुछ सब्जियों को आप इस्तेमाल करें तो विटामिन ए बढ़ेगा। जी हाँ। और अब विटामिन डी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। विटामिन डी हमें खुराक में कहाँ से मिलेगा? मसलन सी फूड में विटामिन डी काफ़ी मिलता है आपको। अच्छा, मछली में आएगा, मछली वगैरह, मगर इस क्वांटिटी में नहीं मिलता जिस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। आजकल के दौर में जब आप प्रोटेक्शन के लिए लेना चाह रहे हैं, तो आप कहें कि मैं एक फूड सोर्स से अपनी विटामिन डी पूरी कर लूं, तो हमें तो पता नहीं कितने टन वो फूड सोर्स खाना पड़ेगा। तो देन आपको टैबलेट की तरफ जाना चाहिए फिर विटामिन डी। बेहतर ये है कि आप अपने लेवल्स को टेस्ट करें। अगर किसी का विटामिन डी का लेवल ठीक नहीं है तो उसको चाहिए, उसको सप्लीमेंट लेना चाहिए, उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए, और बाजार में मिल जाते हैं। जी, विटामिन D3 का सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। बल्कि आप ये सोचिए, मैं तो एक और आपसे यहाँ पे और पॉइंट भी बोलना चाहूँगा। तमाम दुनिया वैक्सीनेशंस की बात कर रही है। अब आप ये देखिए, और तमाम दुनिया में केसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब आप चाइना के केसेस देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट, यानी कि वो सस्टेन कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? आप ये देखिए कि जहाँ उन्होंने वैक्सीनेशन की, उसके साथ उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की इंटरवेंशन भी की।
इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो इंटरवेंशन भी की। वो अपने कावे शावे लेकर आए, बहुत सारी और चीज़ें उन्होंने पॉपुलेशन को 6-8 हिस्सों में डिवाइड किया, जिनको एलर्जीज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका ब्लड प्रेशर कम है, कोई एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, कोई बच्चे हैं, कोई 18 साल से ऊपर है, कोई ओबीज हैं। इन सब उनको इसमें डिवाइड करने के बाद पॉपुलेशन को उनके लिए उन्होंने एक इंटरवेंशन प्रपोज की। ना सिर्फ और इस इंटरवेंशन का, बल्कि मुझे ये भी याद है मार्च 16, 2020 को उसका एक इंटरनेशनल CNN पे एक बहुत ज़बरदस्त उसका मजाक और तमस्खर उड़ाया गया कि जी पीपल आर नॉट कन्विंस, पीपल आर नॉट कन्विंस। तो उनका मजाक उड़ाया और वो निकल गए। और आप ये देखिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो सारे नॉन पेटेंटेबल सब्सटेंसेस हैं, वो फार्मास्यूटिकल जायंट्स उसके पीछे नहीं है, ठीक है। और हमारे बाकी चाइना के अलावा जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो उनको समझ सकें और उसको। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि वो ठीक कर रहे थे। जी, वो जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे। सर, मुझे पाकिस्तान में हम इम्यून सिस्टम की बेहतरी के ऊपर देखें, अगर इम्यूनिटी बेहतर है तो फिर ये तो जो ज़चगी के दौरान ख़वातीन की हलाकतें हो जाती हैं, फौत हो जाती हैं, बच्चे फौत हो जाते हैं पैदाइश के वक्त, और बहुत सारे और मल्टीपल इशूज़ हैं पाकिस्तान में, वो सारे कम हो जाएंगे। इम्यूनिटी के ऊपर हमारे जैसे मुल्क के अंदर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तबीब हाज़िर हुआ और अपनी खिदमात पेश की, और ख़िदमात पेश की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग बीमार होते हैं। तो उसने कहा कि जी क्यों? उसने कहा कि क्योंकि हम खाना ही तब खाते हैं जब हम भूखे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। अब आप ये सोचें कि हम यहाँ सुबह कभी दोपहर को भी ठोंस रहे हैं, रात को वक्त हो गया, खाना खा लो, भूख लगी या नहीं लगी? हाँ, भूख लगी है या नहीं लगी। और जो भी, और हम ये सोचते भी नहीं है कि हम खा के रहे हैं, जो मिल गया वो खा लो। अगर थोड़ा सा हम इस पे थोड़ा सा सोच और विचार करेंगे तो इसके बहुत अच्छे नताइज होंगे। बल्कि एक और मैं आपको बताऊं, साइंस हमारे यहाँ पे इस पे तवज्जो दी नहीं जाती, या हम एक ऐसे सिस्टम में जकड़े गए हैं। ये तो फिर जो मल्टीपल बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जायंट्स तो डूब जाएंगे अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी तो। इसके बारे में तो कमेंट करना मुश्किल है, मगर मेरे ख्याल में ये उनके हक में नहीं है। अरे वो ताकतवर बहुत है ना, तो कमेंट करना भी मुश्किल होगा। नहीं, मैं ये कमेंट कर दूंगा कि जी वो कभी नहीं ये बोलेंगे। मसलन मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल, आपको ये नहीं बताएंगे कद्दू खा के आपकी कौन कौन सी बीमारियां जो है खत्म हो जाती हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, और वो अगर आप लहसुन खाएंगे तो उनकी दवाई कैसे बिकेगी? नाजरीन को बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। मसलन आप ये देखें, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई अरबों डॉलर की बेची गई है। अरबों डॉलर की कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई बिकी है, और पिछले तकरीबन काफी दहाइयों से, ठीक है जी, 1950, 60, हाई ब्लड प्रेशर, ये वो सारे पेशेंट कोलेस्ट्रॉल कम करें, जिसको हम स्टैटिन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करना है, थोड़ा कम करने के लिए बहुत दुनिया में बिकती है। और ये उसका पेटेंट जब एक्सपायर हो जाता है तो उसको ट्वीक करके उसका एक नया पेटेंट ले लिया जाता है, और दुनिया समझती है कि जनाब ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंपनी है कि एक दवाई उन्होंने बना दी है जिसको हम खाते हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। मगर हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो दवाई आई कहाँ से है। आपको पता है वो दवाई कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती? जब आप राइस को पॉलिश करते हैं ना, तो एक राइस ब्रांड होता है, पाउडर सा होता है, राइस ब्रांड में से स्टैटिन निकलती है, वहाँ सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। अगर आप राइस ब्रांड कोई कंपनी कभी ये बोलेगी किसी कि ये चावल को जब आप पॉलिश कर रहे होते हैं उसका जो वो थोड़ा सा वो निकलता है, ये वो है जो हम आपको बेच रहे हैं। हाँ, वो राइस ब्रांड ऑयल में स्टैटिन जो है बहुत ज़्यादा, जो अच्छे राइस ब्रांड ऑयल है वो बहुत महंगे हैं इसलिए, क्योंकि और वो जो स्टैटिन है उसके साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, उसकी हमारी बॉडी से वो एग्री भी करता है। ये वहाँ से निकलता है, ये वहाँ से निकलता है, ये वहाँ पे आइडेंटिफाई। यानी आप अगर पॉलिश किए बगैर चावल खाएं, हाँ जी, तो आप एक्चुअली अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेंगे। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में वो राइस ब्रांड, आप एक राइस ब्रांड, लेकिन वो अरबों डॉलर की दवाई बेच रहे हैं, आपको कोई ये नहीं बता रहा कि चावल बगैर पॉलिश के खा लो तो एग्जैक्टली वही काम हो जाएगा। तो हाँ, अगर आप लॉन्ग एक दफ़ा खा लें तो फिर खाते रहे, आपको वो खाने पड़ेंगे। इसी तरह आपको मैं एक और, डिस्प्रिन, सारी दुनिया में डिस्प्रिन इस्तेमाल होती है एज अ पेन किलर,
हम समझते हैं जनाब कि दुनिया की इस कंपनी ने क्या कमाल किया कि डिस्प्रिन ईजाद कर दी। आपको पता है डिस्प्रिन कहाँ से निकली? ये शहतूत का दरख्त नहीं होता जिसको हम विलो कहते हैं, वाइट विलो जी, उसके ऊपर जो छाल होती है, वाइट विलो के बार्क में से ये सैलिसिलिक एसिड निकलता है। ये वहाँ से निकलता है, ये वहाँ से निकलता है। और हम यहाँ पे यही डिबेट करते रहते हैं कि वो यूनानी है या आयुर्वेदिक है या ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है और वो कंपनीज इसको इस्तेमाल भी कर लेती हैं और पूरी दुनिया में वो बेच भी रही हैं और किसी को पता भी नहीं है ये निकल कहाँ से रहा है। नहीं तो हम उसको, लोकल आदमी उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हकीम ही उसको कुछ बना के देगा? नहीं, हकीम अगर यहाँ पे भी कुछ इस किस्म की तहकीक और इस किस्म की कोई चीज़ की जाए, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो हमारे जिस्म का लाजमी जुज़ हैं, और जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो लोगों को ये अवेयरनेस आती जा रही है कि वो फार्मास्यूटिकल जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, तो वो न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी कि जो आपकी खुराक में अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के लाजमी जुज़ बनाए हैं, लोग उसकी तरफ भी जा रहे हैं। हल्दी में मैंने एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि उसमें तो कैंसर तक की बीमारी के लिए भी क्योर है। जी बिल्कुल, हल्दी में बहुत ज़्यादा ऐसे फूड्स हैं, ना सिर्फ हल्दी, यानी कि ऑलिव लीव के अंदर, इसके अंदर क्या कहते हैं ग्रेप सीड्स के अंदर, उसके बाद और ये बहुत ऐसे फूल हैं जिसमें ऐसी चीज़ें निकलती हैं, डैंडलोइन रूट है जो आपकी किडनीज़ के लिए और किडनी रिलेटेड कैंसर्स के लिए, उसके बाद और भी इतने ज़्यादा हर्ब्स हैं जिसमें ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और वो आइडेंटिफाई करके फार्मास्यूटिकल कंपनियां उसकी ट्वीक करके ड्रग बना के हमें बेच रही हैं, बट वी आर नॉट अवेयर। यानी अगर हम सैलड खाते रहें और सब्जियां खाते रहें, अगर हम अपनी खुराक नेचर के करीब रखें तो आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी विल रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली। गिव इट सम टाइम, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखें, अपने हाजमे के लिए खाएं, रात को टाइम पे सोएं, सुबह नाश्ता ज़रूर करें, आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें, आप रिफाइंड ऑयल्स को शन करें, आप ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करें, ये सब चीज़ों को, फ्रूट्स को इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें और खाना उस वक्त पे खाएं जिस वक्त आपको भूख लगी है। आप देखेंगे आपकी बॉडी विल रिस्पॉन्ड, और ये रिस्पॉन्ड जब करेगी आपका इम्यून सिस्टम विल फंक्शन बेटर। और आपकी जो प्रीमेच्योर एजिंग है वो भी कम हो जाएगी। ये एक लाइफस्टाइल है जो हमें अडॉप्ट करना है, और ये कोरोना हम पे ये लाइफस्टाइल इन्फोर्स कर रहा है, जो कुछ भी कहना चाहें, और ये हमारी अपनी बेहतरी के लिए। आपने अभी जो पहला आपने नुक्ता दिया था ना, मैं वहाँ फंस गया हूँ सर। यानी लोगों को भूखा नहीं रहना, डाइटिंग नहीं करनी, ये तो सर सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे यहाँ पे ख़वातीनों हज़रात को ये लगता है कि अगर वो ज़रा से भी मोटे होंगे तो बहुत भद्दे और बुरे लगेंगे। आप भी मोटे नहीं हैं, अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और आप अपने आप को भूखा नहीं रखते तो आप अपने आप को पतला कैसे रख सकते हैं? प्रॉब्लम है ना सर? नहीं, ये तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो एक्सेस कैलोरीज एक दिन में हम कंज्यूम करते हैं वो अगले दिन हमारे स्टूल में निकल जाती हैं। आप एक छोटा सा बच्चा देखिए, तो लोग मोटे क्यों हो जाते हैं? लोग मोटे इसलिए हो जाते हैं कि उनकी डाइट में इम्बैलेंसेस हैं। मसलन ज़्यादा खाने की वजह से मोटे नहीं होते? नहीं, ज़्यादा खाने की वजह से मोटे नहीं होते। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो सकती है, आपका इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन भी ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी टू बिल्ड फैट इम्पेयर्ड हो सकती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मोटे होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा खाना कोई ऐसी वजह नहीं है कि आदमी मोटा हो। जी, मैं ज़्यादातर मोटों को जानता हूँ जो ज़्यादा नहीं खाते। ठीक है, जो ज़्यादातर जो लोग मोटे हैं वो ज़्यादा नहीं, मैं भी जानता हूँ ऐसे लोगों को, बेचारे खाते नहीं और फिर भी मोटे हैं, तो उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो सकती है। कई लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो है, कई लोगों की इंसुलिन जो है वो डाइल्यूटेड बनती है, उनको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। वो थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो वो बॉडी में जम जाता है। कहने का मकसद ये है कि कम खाना जो है डाइटिंग के लिए वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। अगर डाइटिंग से वेट लॉस होता तो अमेरिका मोस्ट ओबीज नेशन ऑन दिस फेस ऑफ द अर्थ ना होता। आपको पता है ना, कभी अमेरिका और कभी सऊदी अरेबिया, यानी कि दे कीप स्विचिंग, उन दोनों के दरमियान में यानी कि कुछ अरसा पहले ये मुकाबला चलता था। तो जहाँ पे डाइटिशियंस की और एजुकेशन की कोई कमी नहीं है,
सो कहने का मकसद ये खाना, ठीक खाना खाना। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यानी खाना छोड़ने से कोई पतला होने वाला नहीं है। जी, खाना छोड़ने से मसलन अगर कोई खाना छोड़ता है तो पतला कैसे, हमने देखी है मिसालें, मुंह भी ऐसे हो जाता है, अंदर जिस्म अंदर घुस जाता है, कमजोर हो जाते हैं लोग, पतले कैसे हो जाते हैं खाना छोड़ के? जो पतले हो जाते हैं वो उनका फैट का लॉस कम होता है। उसकी वजह ये है कि बॉडी के लिए फ़ैट बर्न करने के लिए ज़्यादा उसको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, और बॉडी को प्रोटीन को इस्तेमाल करने के लिए डेली रिक्वायरमेंट के लिए कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। तो जो लोग डाइटिंग करते हैं उनका फ़ैट उधर ही रह जाता है और उनकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं, उनकी वो बीमार हो जाते हैं। आप वो बीमार हो जाते हैं और वो रिकवरी उनकी मुश्किल हो जाती है। सो डाइटिंग करके वेट लॉस करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सबसे बड़ी ये है कि तो कैसे करें वेट लॉस? वेट लॉस करने के लिए अपनी खुराक ठीक करें, अपने तमाम फूड ग्रुप्स ऐड करें। आपका जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो एक्सेस कैलोरीज को जो आपने खाना फालतू खाया और बर्न नहीं किया, अगले दिन उसको फैटी स्टूल के तौर पे बाहर निकाल देती है, वो क्या चीज़ है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में खाना बनना। यानी कि अगर ये बहुत बड़ी टिप है जो आप, ये मैंने जो आपको सब लोगों को बता रहा हूँ, ये सिर्फ इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ये मैंने जैसे बोला ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी है, ये आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए भी है। सो ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स कंज्यूम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक मिथ भी मैं क्लियर करता चलूँ। अक्सर लोगों, मैं जब बोलता हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, तो वो ऑलिव ऑयल से एसोसिएट करते हैं और ये कहते हैं कि जी ऑलिव ऑयल गोज़ बैड अगर उसमें खाना बनाया जाए। ये बिल्कुल गलत है। ऑलिव ऑयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑयल्स ऑन हीट। ये कोई शक नहीं है कि ऑलिव ऑयल महंगा पड़ा है और जब उसको हीट करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो उसको रॉ लेना चाहिए। तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी और ऑयल में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल में अपना खाना बनाइए और वो जो एंड पे ऑयल ऐड करते हैं वो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऐड कर दीजिए, सैलड्स पे ऐड कर दीजिए, मगर आप खाना भी उसमें बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। आपका मैं एक लेक्चर देख रहा था, वो स्टूडेंट्स को आप कुछ अंग्रेज़ी में समझा रहे थे बंद गोभी के बारे में गालिबन। वो क्या है, ज़रा अगर थोड़ा सा यहाँ बता देंगे, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और वो कुछ ऐसा है जो लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकता है। बंद गोभी हमारे हर जगह मिलती है। ये बंद गोभी एक एग्जाम्पल से आपने बताया था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बताया करता हूँ कि बायोलॉजिकल एक्टिव जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, और अक्सर लोग जो हैं वो इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। तो जब वो मिस कर जाते हैं तो मैं उनको एक स्टोरी के तौर पे सुनाता हूँ और आई थिंक ये बड़ी अच्छी तरह वो सिंक इन हो जाता है। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप ये समझिए कि जिस टाइम पे आप बाइट करते हैं एक बंद गोभी के अंदर, रॉ बंद गोभी, तो आप ये समझिए कि उस बंद गोभी के अंदर से एक बहुत ही स्पेशल एक चीज़ निकलती है। उसको आपकी बॉडी में वहाँ पे उसको गार्ड्स जो हैं वो स्कॉट करते हैं और उसको बड़ा तरीके से फुल प्रोटोकॉल दे के आपके स्टमक के एक चेंबर में ले जाते हैं और उस चेंबर में ले जाके उसको वहाँ पे कैद कर दिया जाता है। और उसको कैद करने के बाद कुछ और गार्ड्स आते हैं और वो गार्ड्स उसको कुछ चीज़ें खिलाते हैं, और वो जो चीज़ है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ। जी, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वो चीज़ जो एक जिसको आप जो मर्ज़ी नाम देना चाहें, वो एक खूनख्वार भेड़िए की तरह एक चार जब किस्म की एक चीज़ है जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, बन जाती है वहाँ। बन जाती है। और इस खुराक के बाद कुछ और गार्ड्स आते हैं, उसको लेके जाते हैं, पूरे जिस्म में घुमाते और फिराते हैं, और जहाँ ब्लड के ज़रिए से, जी, सर्कुलेशन में, और जहाँ जहाँ पे कार्सिनोजेनिक सेल्स उसको मिलते हैं टिश्यू में, वो उनको लिटरली उधेड़ देता है। अच्छा। और ये 3-4 दफ़ा वो एक चीज़ जो है, एक जो मॉलिक्यूल है, इसको हम इंडोल 3 कार्बोनोल कहते हैं,
जो बड़ा तगड़ा उसमें तैयार होता है, जो उसमें तैयार जिसको आप होता है, भेड़िया कह रहे हैं, जिसको मैं वो भेड़िया अंदर से तैयार हुआ और फिर निकल गया पूरे जिस्म की सैर के लिए। जी, पूरी जिस्म की सैर के लिए एकम्पनी, और बॉडी वो सारी डिब्री को कलेक्ट करती है, और ये जब अपना काम मुकम्मल कर लेता है और बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अच्छा, ये अपना काम करके खुद इसकी डेथ हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है और बॉडी इसको भी डिस्कार्ड करती है। और ये उन चीज़ों को जो ब्लड के अंदर खतरनाक हैं, जो जहाँ जहाँ पे रुकी हुई हैं, उनको भी ले आता है जी, साथ। ये एक ऐसा एक ज़बरदस्त किस्म का एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो बंद गोभी में पाया जाता है। और आप ये सोचिए कि मिलियंस ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये हमारी बॉडी के साथ इसी तरह बातचीत करते हैं। तो बंद गोभी इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। इतनी फ़ायदेमंद। शहद के अंदर जो 22 अमीनो एसिड्स हैं वो बॉडी में जाते हैं, और बॉडी उन अमीनो एसिड्स को मिला मिला के उनसे 4 लाख प्रोटीन्स क्रिएट करती है। लोग शायद दूध में डाल के पीते हैं, ठीक है जी, वो भी ठीक है, मगर जो शहद है, और शहद के अंदर ऐसे तकरीबन 5000 के करीब एंजाइम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, और ये एंजाइम्स बायोलॉजिकली अवेलेबल हैं, और ये आपस में जो कि हमारी बॉडी में जिस एंजाइम की ज़रूरत है उसको क्रिएट किया जाता है। सुभान अल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि आपके जिस्म में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको क्रिएट किया जाता है टू मीट दैट रिक्वायरमेंट। तो क्या ये हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए? क्या अल्लाह ताला ने जब कुरान में फरमाया कि ये लोगों के लिए शिफा है और इसमें पीपल हु रिफ्लेक्ट उनके लिए एक निशानी है, तो जैसे जैसे साइंस इसकी जो सारे इसमें जो चीज़ें पिन्हा है वो सामने रखते जा रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये एक टोटली एक ऐसा माइंड बॉगलिंग है कि जी हम अपने आप को अपनी वेलबींग के लिए, अपने आप को ना सिर्फ कोरोना से बचाने के लिए, अपने बाकी मर्ज़ों से भी अपने आप को बचाने के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, सेहतमंद रहने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल। कलवंजी क्या है सर? ये कितनी इफेक्टिव है? कलवंजी भी बड़ी कमाल की चीज़ है। और प्याज कैसे खाना चाहिए ये भी बताएं, कलवंजी का भी बताएं। कलवंजी जो है, कलवंजी इसमें कोई शक नहीं है कि हर बीमारी का इलाज है। ये साइंटिफिकली अब प्रूव हो गया। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी बिल्कुल, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको मैं इसमें छोटी सी एक बात बताऊं कि कलवंजी के अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड, जो तेल है, जो कलवंजी के तेल है, उसका बैलेंस इतना ज़बरदस्त है, और कलवंजी के तेल से बॉडी लिटरली तमाम किस्म के एसेंशियल फैटी एसिड्स कंस्ट्रक्ट कर सकती है। कलवंजी जो है, अगर आपके सर पे बाल नहीं है उनके लिए भी अच्छा है। विटामिन डी नहीं है तो उसके लिए भी ठीक है। कलवंजी से वो वाला कोलेस्ट्रॉल बनता है जिससे विटामिन डी बनती है। कलवंजी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी सपोर्ट करता है, उन तीनों फौजियों को जो बहुत ज़्यादा हैं, और उनके कमांडर्स, और उसके बाद एंटी वायरल जो कि एक रखते हैं। हाउ टू यूज़ इट सर? कैसे ये आप कह रहे हैं बहुत फ़ायदेमंद है, कैसे इस्तेमाल करें? कलवंजी के कुछ कतरे, लाइक 5-6 ड्रॉप्स, इसका जो ऑयल है उसके, जी उसके ऑयल के, वो सबसे बेहतरीन है। दाने जो हैं उनसे ऑयल बॉडी खुद एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, वो आपके हाजमे में पास आउट हो जाते हैं, और हर आदमी की बॉडी इतनी इस काबिल नहीं है कि जी। सो बेहतर ये है कि आप कुछ ड्रॉप्स लीजिए इसके, और ये कुछ ड्रॉप्स डेली बेसिस पे लेने चाहिए। अब मुझे ये बताएं सर कि इंडिया के साथ क्या हुआ? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, उनकी लाशें दफनाने के लिए बंदे नहीं हैं, वो जलाने के लिए वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, रिपोर्ट नहीं कर पा रहे वहाँ पे लोग। हर घर का ऐसा लगता है कोई ना कोई बंदा मर गया है। बड़े शहरों के अंदर तबाही फिर गई है, ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे हो गई है। वो क्यों फंस गए इतनी बुरी तरह? पाकिस्तान की तरह का मुल्क है, हमने भी कोई इतने SOPs के ऊपर अमल नहीं किया। इंडिया के साथ एक्चुअली हुआ क्या? देखें, ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ही बता सकता है कि ये किस तरह ये उफ्ताद नाजिल हुई उन पे, मगर ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रेन इस टाइम वहाँ पे मौजूद है वो इस किस्म की म्यूटेशंस हैं जो कि इन्फेक्शस भी हैं और ज़्यादा लीथल भी हैं। जो कोरोना वायरस पाकिस्तान में है, इंडिया वाला उससे मुख्तलिफ है? जी, अभी तक इंडिया वाला पाकिस्तान में मैंने तो नहीं सुना कि ये पाकिस्तान वाला इंडिया वाले से मुख्तलिफ है, दोनों अलग अलग किस्म। जी, दोनों अलग अलग किस्म के हैं। वो ज़्यादा इन्फेक्शस भी है और ज़्यादा लीथल भी है, ज़्यादा ख़तरनाक भी है। तो दूसरा ये है कि वहाँ पे लोग क्लोज क्वार्टर्स में रहते हैं, यानी फैमिली साइज़ बड़ा है और जो जगह है वो छोटी है, तो अगर एक इंसान को हो तो ये पूरी फैमिली में स्प्रेड करना ये रिलेटिवली इजी है। और उसके बाद मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम है कि जो हम अभी तक बचे हुए हैं, और ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, और पूरी कौम को
शुक्र अदा करना चाहिए, सजदे में पढ़ के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये ना कि आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती ये है। आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ही हमें रास्ता दिखाएगा। ये जो करंट सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस दे डोंट रीच फार इनफ। अभी इसमें और तब्दीलियां होंगी बहुत ज़्यादा। जी बहुत ज़्यादा। ये हर ये इंसानों का एक मसला रहेगा कोरोना, ऐसा नहीं है कि ये अभी यूं ख़त्म हो जाएगा। जी, और ये इसमें ये कभी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ SOPs और वैक्सीनेशन पे अमल करें और ये थोड़े अरसे में ख़त्म हो जाए। कोई अल्लाह का ख़ास करम हो तो ये ख़त्म हो सकता है, उसके अलावा इंसान के पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है अभी तक कि ये बिल्कुल इसको ख़त्म किया जा सके। ये ज़रूर फाइजर कह रहे हैं कि कोई इसकी मेडिसिन पे भी काम चल रहा है, अगर किसी को हो जाए तो ये दवाई दें, जल्दी क्योर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, ये कुछ आगे आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ये बिल्कुल है कि हमें अपने फ़िलहाल करंट सर्कमस्टांसिस में हमें SOPs वैक्सीनेशन के साथ साथ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब ने की, उनको आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और उस बात को आप समझ लें तो उतना बेहतर है। 4 चीज़ें आपने नहीं करनी। अपने आप को भूखा मत रखें डाइटिंग के लिए, वज़न कम करने के और 100 तरीके हैं। बेहतर खुराक खाइए, वर्जिश कीजिए, आपका वज़न कम होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने की जो पैकेज फूड है, जिसको पैकेट के अंदर ला के आपके बच्चे भी खाते हैं, आप लोग खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, उनसे गुरेज कीजिए। ये कोरोना से लड़ने में आपके खिलाफ हो जाएगा। नंबर 3 उन्होंने कहा कि चिकनाई जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो वाले तेल जो बुरे किस्म के कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, उनको इस्तेमाल करने की बजाय पुराने रवायती तेलों की तरफ जाएं जो कोल्हू से निकलते हैं, सरसों का तेल, तोरिया का तेल, ऑलिव ऑयल, देसी घी, उन चीज़ों की तरफ आप चले जाएं। चौथा उन्होंने कहा कि चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वैसे भी बहुत महंगी है, क्या करनी है चीनी। दफ़ा करें चीनी को इस्तेमाल ही ना करें। कभी गुड़ खा लिया करें, कभी खजूर खा लिया करें, कभी कोई फल आपको मिल जाए वो खा लिया करें। गरीब आदमी को भी कुछ ना कुछ मीठा मिल ही जाता है, लेकिन मैन मेड मीठा, जो इंसान का बनाया हुआ मीठा है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। इन 4 चीज़ों से बच जाएं। और फिर डॉक्टर साहब ने ये बताया कि बेशुमार चीज़ें आपके आसपास जो नेचर में पड़ी हैं, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाई हैं, उनको बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें, जिनमें खरबूजा, तरबूज, लोकाट, खुबानी, आम, गाजर, चुकंदर, कद्दू, हलवा कद्दू और बेशुमार चीज़ें वो हैं जो विटामिन A के लिए हैं। विटामिन D के लिए बेहतर चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी चिकनाई, अच्छा ऑयल इस्तेमाल करें। और कलवंजी के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। जो मेन चीज़ें हैं मैंने समरीज़ की कर दी। इसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अक्सर लोग जिनको कोरोना हो जाता है उनके लंग्स पे इफ़ेक्ट होता है, और अक्सर ये लोग मेरे से पूछते हैं कि जी अगर किसी के लंग्स पे इफ़ेक्ट हो तो न्यूट्रिशन में इसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो ये मैं अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा कि लंग्स को रिपेयर करने के लिए, जैसे हमने बात की, वेरियस किस्म के तेल्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड जिसको हम कहते हैं, एक ओमेगा 3 की वेरियस किस्में हैं जो कि हमारी लंग्स को चाहिए होती हैं अपने आप को हील करने के लिए। इसके फूड सोर्सेज क्या हैं? इसके बेसिक जो फूड सोर्सेज हैं वो हैं अखरोट, अलसी, फिश, मछली, ठीक है, और उसके अलावा देसी घी। सो इन सब के अंदर ओमेगा 3 की हमें अंडे में होती है, अंडे में थोड़ी होती है, ओमेगा कम होते हैं इसमें। अखरोट, अलसी, मछली और जो ये देसी घी, ये ऐसी चीज़ें जिनमें ये ज़्यादा है कंपोनेंट। जी इसमें ये ज़्यादा है। अंडा जो है वो ज़्यादातर फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनको वीकनेस हो कोरोना के बाद। वीकनेस का प्रॉब्लम बहुत आता है जी। लोग कोरोना से निकल जाते हैं, 2-2, 3-3 हफ्ते कमज़ोर रहते हैं, आवाज़ नहीं निकलती गले से। जी बिल्कुल। उनका टेलीफोन पे उनकी इयादत करो, फ़ोन करो तो वो बोल नहीं पा रहे होते। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अंडे को ऐड करें अपनी डाइट में। ठीक है। शहद का इस्तेमाल करें, अंडा, शहद, ये दोनों जो हैं ये ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी वीकनेस ख़त्म होती है। अंडे लिटरली एक रेफरेंस प्रोटीन है। मुंह का जायका और ये सारी चीज़ें जो इनसे कैसे जान ये छुड़ाएं मुंह का जायका तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, एज योर इम्यून सिस्टम रिकवर्स आप देखेंगे आपका जायका विल कम बैक। इस पर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लिक्विड्स को ऐड करें। जी लिक्विड्स को ऐड करें, फ्रेश सब्जियों को ऐड करें, स्टीम्ड सब्जियों को ऐड करें, फ्रेश फ्रूट्स को ऐड करें और तो डिफरेंट। ये लोग तो दड़ा अफ्तारी में बोतलें पी रहे हैं सर, ये तो चीनी से बनती हैं। जी इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो चलें, बहरहाल आप समझ ही गए होंगे, वक्त ख़त्म हो गया हमारे पास। कोई ख़ास बात है आप कहना चाहें तो, वरना जी बस मैं ये कहना चाहूँगा कि
वैज़ा मरस्तु हुआ यशफीन से पहले जो आया था, जैसे मैंने पहले कहा था कि वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है और वही मुझे बीमारी से शिफा देता है। और बेशक कोरोना से भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने शिफा दी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप लोगों की ख्वाहिश थी और आप लोगों ने बाकायदा डिमांड किया हुआ था कि डॉक्टर साहब से एक दफ़ा बात की जाए। हमने बात की, कोशिश की वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो डॉक्टर साहब के ज़रिए से आपके पास पहुँचे। ज़िंदगी को आसान बनाइए, ज़िंदगी को आसान बनाइए और बीमारियों से पाक बनाइए, ये आपके अपने हाथ में है। अल्लाह ताला ने भी जिन चीज़ों का जिक्र किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिन चीज़ों का जिक्र है, वही वो चीज़ें हैं जो हमारे फ़ायदे की हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।